ऑलमोस्ट 4 अटेम्प्ट दिया है यूपीएससी का और 2 बार मैंने प्रीलिम्स क्रैक किया है। यूपीएससी के स्टूडेंट लाइब्रेरी में जाएं या फिर उनका घर, कोई अंतर नहीं होता है, दोनों लाइब्रेरी ही होती है उनकी। गांधी जी का कोड है कि अगर आप जब तक रिटर्न में कोई चीज़ नहीं लाते ना तब तक नॉलेज अधूरा होता है। ठीक है, पढ़ना ही सब कुछ नहीं होता, उसको लिखना होता है। सेम सेक्स मैरिज को लीगलाइज करना चाहिए कि नहीं, इस समय इशू चल रहा है, तो आपके दिमाग में आपका भी ओपिनियन होना चाहिए। बट यूपीएससी ये नहीं कहता है कि आप इसका प्रोविज़न लिखिए, लॉ का सीआरपीसी में क्या है, पीसी में क्या कॉन्सेप्ट, नहीं, वो कहता है व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट टॉपिक। तो अगर आप कॉन्सेप्चुअल क्लियर हैं तो उस पर मुझे नहीं लगता है कि 150 या 250 वर्ड्स लिखना बहुत डिफ़िकल्ट होगा। प्रीलिम्स के बहुत टफ होते जा रहा है। टफ होने के पीछे रीज़न ये है कि नंबर्स ऑफ स्टूडेंट डे बाय डे इंक्रीज हुए हैं। लोग ग्रेजुएशन करके निकल रहे हैं, सबकी ख्वाहिश है कि मैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनूं, सेक्रेटरी बनूं, तो ऑफ कोर्स ये तो उसमें वो कहते हैं कि एग्ज़ाम क्लियर करने से पहले एग्ज़ाम को पढ़ना चाहिए। तो यूपीएससी को क्लियर करने से पहले यूपीएससी को पढ़ो, वो लिंक्स देती है। क्यों देखती है? आप जितने भी एग्ज़ाम देख लिए, एसएससी, रेलवे, आपको उनकी वेबसाइट पे उनके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर नहीं मिलेंगे, राइट। बट यूपीएससी क्या करती है कि आज एग्ज़ाम ख़त्म हुआ 4 बजे 5 बजे और रात को नहीं तो अगले दिन जो है कि अपने वो क्वेश्चन पेपर अपलोड कर देती है अपनी वेबसाइट पे। कोई चीज़ एब्सोल्यूट नहीं है, तो इसलिए यूपीएससी ये चाहती है कि आप एक बैलेंस। नमस्कार साथियों, वेलकम टू स्टूडेंट्स व्यू। आज हम उपस्थित है मुखर्जी नगर के समीप विजयनगर यूपीएससी के एस्पायरेंट्स। ऐसे ही हमारे एक साथी यहाँ विजयनगर में है, उनसे हम बातचीत करेंगे और यूपीएससी की तैयारी उनकी कैसी चल रही है उसके बारे में जानेंगे। हेलो भैया। हेलो। आपका सबसे पहले नाम और एजुकेशनल बैकग्राउंड और आपने कितने अटेम्प्ट दिए इसके बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल माय नेम इज घनश्याम, आई बिलोंग टू वाराणसी। मेरा ग्रेजुएशन जो है कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से हुआ है और मैंने मास्टर जो कि जेएनयू से किया है और मैक्रो इकोनॉमिक्स। माई मतलब फेवरेट टॉपिक वाज रूरल इकोनॉमिक्स, स्पेशली एग्रेरियन इकोनॉमी, अंडर गाइडेंस ऑफ द अरुण सर, प्रोफेसर अरुण सर फ्रॉम द जेएनयू डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स। मुझे बहुत अच्छा उन्होंने गाइड किया एंड ही सजेस्टेड में कि मैं रिसर्च ज्वाइन करूं। बट आफ्टर ऑल मैं सोचा कि रिसर्च क्या करें, सिविल को ज्वाइन करते हैं। एंड आई स्टार्टेड माई प्रिपरेशन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं सिविल सर्विसेज बोल रहा हूँ और लोग कहते हैं यूपीएससी, बट यूपीएससी गलत वर्ड होता है कि लोग यूज करते हैं कि हम यूपीएससी को प्रिपरेशन करते हैं, क्योंकि यूपीएससी का कोई प्रिपरेशन नहीं होती है। यूपीएससी एक ऑर्गेनाइजेशन है, राइट, और वो मल्टीपल एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है, लाइक इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस, इंडियन स्टेट। अगर आप यूपीएससी बोलते हो तो आई थिंक आप जितने एग्ज़ाम्स होते हैं सीडीएस एनडीएस सब देते हो, सही है, राइट। तो मैं अपना यूपीएससी नहीं बोल रहा हूँ और मैं सिविल सर्विसेज बोल रहा हूँ। और मैंने ऑलमोस्ट 4 अटेम्प्ट दिया है यूपीएससी का और 2 बार मैंने प्रीलिम्स क्रैक किया है। ज्योग्राफी इज माई ऑप्शनल सब्जेक्ट। मैंने अपने कंप्लीट किया, एक करोल बाग कोचिंग है वहाँ से किया। और ये भी चीज़ है कि मैंने मास्टर इकोनॉमिक्स से किया, बट से जो कि ऑप्शनल मैंने ज्योग्राफी अपना सेलेक्ट किया। उसके पीछे रीज़न भी है। कहने को ये लगता है कि ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स बहुत दूर दूर तक रिलेशन नहीं, बट 50% नहीं, बट 40-30% जो है कि इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी रिलेट होती है। जब आप क्या बोलते हैं सेकंड पेपर के फर्स्ट पेपर में जाएंगे तो पॉपुलेशन और ज्योग्राफी और इकोनॉमिक ज्योग्राफी आपको उसी में पढ़ना पड़ता है जो हम लोग इकोनॉमिक्स ऑनर में पढ़ते हैं। ये हमारा रहा कि जो बैकग्राउंड रहा। और उसके बाद यूपीएससी में बहुत कॉम्प्लिकेशन होती हैं। ये तो जाहिर सी बात है कि लास्ट 5 साल से ज़्यादा साल हो गया मुझे, तो बुक्स का तो एक ढेर बन जाता है ना। और यूपीएससी के स्टूडेंट लाइब्रेरी में जाएं या फिर उनका घर, कोई अंतर नहीं होता है, दोनों लाइब्रेरी ही होती है उनकी। मैंने कोशिश किया कि नहीं लाइब्रेरी में ज्वाइन करूं, बट मैं सस्टेन नहीं हो पाया क्योंकि रीज़न कई थे। पहली बात है, एक सब्जेक्ट आप 12 घंटे नहीं पढ़ सकते, राइट, हर 4 से 3 घंटे का होता है, तो आप कितनी बुक्स लेके लाइब्रेरी जाएंगे। हाँ। पहली चीज़ ह्यूमैनिटी होती, जो सब्जेक्ट है काफ़ी अच्छे होते हैं। और सबसे बुरा सब्जेक्ट मेरा रहा हिस्ट्री, स्पेशली एंशिएंट मेडिवल आर्ट एंड कल्चर। तो उसके लिए सभी लोग सजेस्ट करते हैं, बुक्स होती हैं जैसे बेसिक बुक्स के लिए टेक्स्ट बुक जो होती है एनसीईआरटी आप सजेस्ट करते हैं। मेरा मानना है कि एनसीईआरटी को आप सजेस्ट करते हो ठीक है, बट एनसीईआरटी को क्यों सजेस्ट करते हैं ये भी बताना होता है लोगों को। जैसे यूपी बोर्ड आप चले जाओ या बिहार बोर्ड या फिर महाराष्ट्र बोर्ड,
लेकिन उनके जो सिलेबस का फॉर्मेट होता है ना, वो सीबीएसई बोर्ड से अलग होता है, ठीक है। लेकिन अगर आप हिस्ट्री का एक पेपर देखो, जो सब्जेक्ट होता है एनसीईआरटी और तमिलनाडु पब्लिकेशन का, देखिए गवर्नमेंट का है, हाँ। उनकी बहुत कॉमन है। और जो है कि एनसीईआरटी से ज़्यादा कंटेंट आपको तमिलनाडु बोर्ड में मिलता है, जो हिस्ट्री की बुक है। मैं हिस्ट्री के लिए फॉलो तो वही करता हूँ एनसीईआरटी की जो होती है, रोमिला थापर और सर शर्मा और बिपिन चंद्रा का, बट एज ए सप्लीमेंट्री मैं तमिलनाडु पब्लिकेशन का भी फॉलो करता हूँ। और एडवांस के लिए बिपिन चंद्रा सभी लोग फेमस है, बट मैं उतना बिपिन चंद्रा को फॉलो नहीं करता क्योंकि मेरा ऑप्शनल नहीं है, राइट। ज्योग्राफी मेरी ऑप्शनल है, तो ऑफकोर्स स्टैंडर्ड बुक मुझे पढ़ना होगा। लाइक 7 सीरीज है सविंदर सिंह की, अच्छा। फिजिकल ज्योग्राफी के लिए हमका क्लाइमेटोलॉजी, ओशनोग्राफी, बायो ज्योग्राफी, सॉइल ज्योग्राफी, तो वो 7 सेट होती है, वो ज्योग्राफी की है। उसके बाद जो है कि माजिद हुसैन सर की होती है आपकी ज्योग्राफी जो ह्यूमन ज्योग्राफी जो होती है, इकोनॉमिक ज्योग्राफी, वो फॉलो करते हैं। स्पेशली इकोनॉमिक ज्योग्राफी के लिए जीसी लियोंग एक बुक होती है, वो फॉलो करते हैं। जीसी लियोंग 2 बुक है, एक फिजिकल ज्योग्राफी के लिए होती है, बट एक होती है ऑप्शनल इकोनॉमिक ज्योग्राफी के लिए, मैं उसको फॉलो करता हूँ। रह गई बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए ज्योग्राफी तो बहुत मस्ट होता है कि आप टेक्स्ट बुक एनसीईआरटी फॉलो करिए। मैं सजेस्ट करूँगा कि कन्फ्यूजन बहुत होता है नए स्टूडेंट के लिए कि हम नई एनसीईआरटी पढ़ें या फिर पुरानी एनसीईआरटी पढ़ें। मेरा मानना है कि अगर आपको कन्फ्यूजन लगता है तो दोनों एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, बहुत दिन नहीं लगेगा, ठीक है। अगर आप अच्छे से पढ़ने वाले हैं, 12 से 16 घंटे अगर पढ़ रहे हो, तो आप मैक्सिमम पूरी एनसीईआरटी आप 25 से 30 डेज में कंप्लीट कर सकते हो, राइट। नमस्कार, वंदे मातरम साथियों। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आज मैं आपसे बात करने वाला हूं फिजिक्स वाला पीडब्ल्यू, इंडिया का मोस्ट लार्जेस्ट और ट्रस्टेड एजुकेशनल प्लेटफॉर्म, जो कि जेई, नीट, कॉमर्स, एनडीए और भी तमाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए पीडब्ल्यू लाखों स्टूडेंट्स की फर्स्ट चॉइस है। अब पीडब्ल्यू लेकर आया है यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए न्यू कोर्स यूपीएससी वाला। पीडब्ल्यू का मिशन है एजुकेशन फॉर ऑल। पीडब्ल्यू चाहते हैं कि एजुकेशन सबके लिए हो, चाहे वो गरीब तबके से आए या फिर गांव में रहकर तैयारी करता हो। यूपीएससी की तैयारी करने वाले हर एस्पिरेंट्स की ख्वाहिश अधिकारी बनने की है, लेकिन हर किसी के लिए इतना हाई फी पे करना पॉसिबल नहीं हो पाता। इसलिए पीडब्ल्यू लेकर आया है यूपीएससी कोर्स, जो कि बहुत ही कम प्राइस में। यहाँ हर यूपीएससी बैच में मिलेगा करंट अफेयर्स, आपको सब क्लासेस मिलेगी, टॉपिक्स वाइज पीडीएफ नोट्स मिलेंगे और साथ ही साथ अप टू 10 एमसीक्यू मिलेंगे, मॉडल आंसर मिलेंगे, बैच ओरिएंटेड क्लासेस फ्री फॉर ऑल, वीकली टेस्ट मिलेगा, फ्री और मेंस की मैगजीन मिलेगी, स्लाइड्स इन पीडीएफ फॉर्मेट, और साथ ही साथ सी सेट की भी तैयारी आपको एकदम फ्री में करवाई जाएगी, कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लगेगा। तो अगर आप 2023 में अटेम्प्ट देने जा रहे हैं तो पीडब्ल्यू आपके लिए लेकर आया है प्रहार बैच 6999 में हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज के लिए। अगर आप 2024 में अटेम्प्ट देने जा रहे हैं तो संकल्प बैच 9999 में हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज के स्टूडेंट्स के लिए। अगर आप एकदम इंग्लिश में आप पढ़ना चाहते हैं तो टाइटन बैच 2024 के एस्पिरेंट के लिए 9999 में। अगर आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट बहुत ही वीक है, मजबूत बनाना चाहते हैं तो पीडब्ल्यू के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को मजबूत बना सकते हैं। पीडब्ल्यू का एक यूट्यूब चैनल है यूपीएससी वाला, जहां पर आपको बहुत ही बेहतरीन कंटेंट मिलेगा स्ट्रेटजी के लिए, अपनी डेली करंट अफेयर्स मिलेगा, इंटरव्यू विद टॉपर्स और भी तमाम आपको यहाँ पे कंटेंट मिलेगा। तो दोस्तों देरी किस बात की, आज ही सब्सक्रिप्शन लीजिए और अपनी यूपीएससी की जर्नी को शानदार, वजनदार और जानदार बनाइए। और हाँ, मेरा कूपन कोड अगर आप यूज़ करते हैं तो आपको 500 रुपये का और डिस्काउंट मिल जाएगा। कितना सुनहरा मौका है, तो डिस्क्रिप्शन में जाइए और आज ही सब्सक्रिप्शन लीजिए। धन्यवाद। तो आप कन्फ्यूजन मत रखिए दिमाग में कि मैंने नहीं पढ़ा, पुरानी में नहीं पढ़ा, तो हो सकता है उसमें कुछ कंटेंट छूट गए हों, ठीक है। तो आप दोनों बुक पढ़ सकते हो, चाहे हिस्ट्री की चाहे ज्योग्राफी की। इकोनॉमिक्स के लिए ऑफ कोर्स जो है कि न्यू एनसीईआरटी होती है जो 11th क्लास की है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और मैक्रो इकोनॉमी, उसको आप फॉलो कर सकते हैं। प्लस इकोनॉमिक सर्वे आता है, वो रामबाड़ होता है, जो है कि यूपीएससी की जो एग्ज़ाम जितने भी कंडक्ट करवाते हैं यूपीएससी, मैं आईएएस की बात नहीं कर रहा हूँ, उसमें चाहे सीडीएस हो, एनडीए हो या फिर इंजीनियरिंग सर्विस, वो क्वेश्चन वहीं से कट पेस्ट करते हैं, ठीक है, वो लाइन बाय लाइन कट करके डाल देते हैं। उसके बाद इकोलॉजी इन्वायरमेंट के लिए बेस्ट बुक होती है आपकी, अगर थोड़ा सा
वो है क्या बोलते हैं वीक पॉइंट है। आप तो क्लास 12 की जो एनसीईआरटी बायोलॉजी की होती है उसका लास्ट 2 यूनिट पढ़ लेंगे तो उसमें आपका बायोटेक्नोलॉजी भी कवर हो जाएगी और फिर उसके बाद जो है कि आपका इकोलॉजी इन्वायरमेंट भी कवर हो जाएगा। थोड़ा सा एडवांस में अगर जाते हो आप तो उसके लिए ये होती है कि शंकर आईएएस पढ़ लिए, और भी अगर पढ़ते हो तो इकोनॉमिक सर्वे में एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट करके चैप्टर ऐड होता है। वो आपका जो है कि करंट अफेयर्स में जो इकोलॉजी इन्वायरमेंट से रिलेटेड डेवलपमेंट होता है। फॉर एग्जांपल जैसे COP27 अभी ऑर्गेनाइज हुआ इजिप्ट में हुआ है, तो उसमें कई इशू निकल करके आए हैं, ठीक है। तो वो आप मान लीजिए किसी मैगजीन में नहीं पढ़ेंगे, बट अगर इकोनॉमिक सर्वे लिए तो उसमें ब्रीफ और क्वेश्चन भी वहीं से कट पेस्ट करते हैं यूपीएससी के, तो वो आप पढ़ सकते हो। नेक्स्ट जो टॉपिक बचता है इकोलॉजी इन्वायरमेंट के लिए, आप जो है कि ऑफ कोर्स न्यूज़पेपर बेस्ट होता है। न्यूज़पेपर के लिए मैं 2 न्यूज़पेपर सजेस्ट करूँगा कि अगर वो आईएएस की तैयारी कर रहा है तो वो मस्ट है कि कम से कम वो 2 न्यूज़पेपर पढ़े। स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर हिंदी में मुझे नहीं पता कि कौन सा स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर है, बट इंग्लिश के लिए सब लोग हिंदू और एक्सप्रेस प्रेफर करते हैं, बेस्ट है। और हमें अब लगता है कि मतलब अभी क्या पहले से लगता है कि यूपीएससी के क्लियर करवाने के लिए ही द हिंदू इंडियन एक्सप्रेस बने हैं, ठीक है। अगर मैं अभी की बात करूं तो जितनी करंट अफेयर जैसे मान लीजिए डिक्रिमिनलाइजेशन ऑफ द जीएसटी टैक्स इन्वेजन को लेकर के है, ठीक है, तो वो आपको उसमें 3 से 4 आर्टिकल आज मिल जाएंगे। कल 17 को मीटिंग हुई थी जीएसटी काउंसिल की, अभी 2 दिन हुआ हुआ 20, तो उसमें क्या हुआ कि 4 से 3 आर्टिकल आपको वहाँ से मिल जाएंगे। नेक्स्ट चीज़ ये होती है कि अगर आप अपडेट रहते हैं तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस होता है। जीएसटी काउंसिल मीटिंग तो एक टूल है, बट उसके अंदर आपको और भी चीज़ें मिल जाएंगी। फॉर एग्जांपल कि जैसे कि टैक्स इन्वेजन क्या होता है, अगर यूपीएससी क्वेश्चन जो प्रीलिम्स का होता है वो तो वर्ड दे करके उसका क्लेरिफिकेशन पूछ लेती है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस, ठीक है। तो आप अगर अवेयर हैं तो वहाँ से कर सकते हैं। आर्ट एंड कल्चर के लिए एनसीईआरटी बेस्ट है, और एडवांस में करना है तो नितिन सिंघानिया पढ़ सकते हो, राइट। और आईआर के लिए साइंस टेक के टीएमएच पब्लिकेशन की आती है, वो बेस्ट बुक हैं। बट ओवरऑल मैं ये सजेस्ट करूँगा कि इतनी मोटी बुक और इतनी लंबी टाइम देने से अच्छा है कि आप टेक्स्ट बुक पढ़ करके, ठीक है, जितनी भी 12th स्टैंडर्ड तक की हैं, साइंस को कुछ छोड़ करके 10th स्टैंडर्ड तक की सभी सब्जेक्ट का पढ़ना चाहिए, और 12th स्टैंडर्ड तक कुछ सेलेक्टेड सब्जेक्ट का हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इसका क्या बोलते हैं इकोनॉमिक्स का पढ़ना चाहिए। क्योंकि आप 12th स्टैंडर्ड में अगर फिजिक्स केमिस्ट्री का पढ़ने लगेंगे तो फिर आप बेड़ा गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो उतना यूपीएससी के लिए रिक्वायरमेंट है। हाँ, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी की मैं सजेस्ट करूँगा कि शंकर आईएएस की एक बुक आती है, उसको पढ़ सकते हो आप। और एग्रीकल्चर के लिए भी एक शंकर आईएएस की बुक आती है, वो पब्लिश बहुत दिन पहले हुई थी, मेरे पास उसकी पीडीएफ है, तो उसको आप पढ़ सकते हो। नहीं तो आप एनसीईआरटी बेस्ड है, जितनी बार एनसीईआरटी पढ़ेंगे। अब ये नहीं कि हमें जो दिख रहा है वही हम एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, हमें बिटवीन लाइन की मीनिंग निकालना चाहिए, ठीक है। यूपीएससी 2 वर्ड के बीच के लाइन को निकाल करके वो क्वेश्चन फॉर्मेट करते हैं। आई रिमेंबर 2018-19 में उसने पूछा हुआ था कि जब गांधी जी का इनिशियल टाइम था 1917 और 1918 का जो चंपारण अहमदाबाद खेड़ा, तो उसके बाद जो है कि रूरल इकोनॉमिक्स या फिर जो एग्रेरियन एरिया में इंडियन नेशनल मूवमेंट का आउटकम क्या बन करके आया, वो कहीं बुक में नहीं दिया है, ना तो बिपिन चंद्रा किसी में नहीं। बट अगर आप एनसीईआरटी ओल्ड एनसीईआरटी बिपिन चंद्रा की पढ़ेंगे तो बिटवीन लाइन तो वो वर्ड दिया हुआ है कि जब ये 3 मतलब कि मूवमेंट सक्सेस रहे तो उसके बाद जो कि फार्मर का कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा हो गया इंडियन नेशनल मूवमेंट में। दैट्स वाई आई वुड सजेस्ट कि आप उसको एनसीईआरटी को जितनी बार पढ़ सकते हैं, कोई शर्माने हेजिटेशन की बात नहीं है। अगर आपको लगता है तो आप सिंगल रूम में रहिए, अपने पार्टनर को मत रखिए, दरवाज़ा बंद करके ज़रूर आप 2 से 4 महीने एनसीईआरटी पे अपना टाइम दीजिए। जी। तो जैसा कि आपने कहा कि मैंने प्रीलिम्स भी लास्ट 2 बार लिख दी है, तो प्रीलिम्स भैया लास्ट 2 बार से नहीं, पिछले कई अटैम्प्ट से है जो टफ होता जा रहा है, लगातार टफ होता जा रहा है, उसमें सीसेट टफ होता जा रहा है। तो इसके लिए सीसेट के लिए तथा प्रीलिम्स के लिए आपने क्या स्ट्रेटजी फॉलो की? और दूसरी बात मुझे ये बताइएगा कि आपने कहा कि मैं 2 न्यूज़पेपर भी फॉलो करता हूँ, उसके साथ साथ क्या आप मंथली कोई मैगजीन भी फॉलो करते हैं? जैसे PT 365 हो गया, मेंस 365 भी हो गया, इनका आपने जिक्र नहीं किया, तो ये भी फॉलो करते हैं या फिर क्या? 2 चीज़ें होती हैं कि जैसा आपने इसमें 2-3 क्वेश्चन हमसे पूछ लिया कि आपने कोई मैगजीन मंथली फॉलो नहीं। अगर
आप 2 न्यूज़पेपर फॉलो करते हो तो क्या ज़रूरत है किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट का करने का। हाँ। दूसरी चीज़ है कि गांधी जी का एक कोड है कि अगर आप जब तक रिटर्न में कोई चीज़ नहीं लाते हैं ना तब तक नॉलेज अधूरा होता है। सही। ठीक है, पढ़ना ही सब कुछ नहीं होता, उसको लिखना होता है। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि कम से कम आप 5 पेज तो डेली लिखो। अब वो लिखने के लिए ऐसा नहीं कि आप लक्ष्मीकांत उठा लीजिए उससे लिखिए। मैं सजेस्ट करूँगा न्यूज़पेपर से आप क्वेश्चन बना करके लिखिए खुद से। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए कि सेम सेक्स मैरिज को लीगलाइज करना चाहिए कि नहीं, इस समय इशू चल रहा है, तो आपके दिमाग में आपका भी ओपिनियन होना चाहिए। बट यूपीएससी ये नहीं कहता है कि आप इसका प्रोविजन लिखिए, लॉ का सीआरपीसी में क्या है, पीसी में क्या कॉन्सेप्ट, नहीं, वो कहता है व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट टॉपिक। तो अगर आप कॉन्सेप्चुअल क्लियर हैं तो उस पर मुझे नहीं लगता है कि 150 या 250 वर्ड्स लिखना बहुत डिफ़िकल्ट होगा। दूसरी चीज़ ये है कि आपने और भी शायद क्वेश्चन पूछा तो मैं मिस कर गया। मैं पीटी मतलब हाँ, प्रीलिम्स के बहुत टफ होते जा रहा है। टफ होने के पीछे रीज़न ये है कि नंबर्स ऑफ स्टूडेंट डे बाय डे इंक्रीज हुए हैं, राइट। लाख करोड़ में जो है कि लोग ग्रेजुएशन करके निकल रहे हैं। सबकी ख्वाहिश है कि मैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनूं, सेक्रेटरी बनूं, तो ऑफ कोर्स ये मिनिमम रिक्वायरमेंट लगी 150 रुपये लगता है, लोग भर देते हैं। अगर 1000-2000 रुपये लगता है तो एक बार लोग सोचते हैं, ठीक है, लोग भर देते हैं। बट मेरा ये मानना है कि अगर 10 लाख 15 लाख फॉर्म भरते हैं, अपीयर आप देखेंगे तो मुझे लगता है कि 6 से 7 लाख होते हैं, राइट। बट रियल कंपटीशन जो होता है विदिन 1 लाख के अंदर स्टूडेंट के होता है। तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं कि इतने स्टूडेंट हैं और इतने, मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप बहुत तेज़ हैं, आप मैं कर लेता हूँ तो आप भी कर लेंगे, मैं सीख लिया तो आप, ऐसा नहीं है। मेरा मानना है कि आप अपनी साइकोलॉजी को बहुत स्ट्रॉन्ग रखिए कि हमें, क्योंकि यूपीएससी ब्रेन गेम है। जितने मेरे सीनियर हुए हैं, जैसे मैं सजेस्ट करूँगा कि आईएफएस है, अमनदीप है, और उसके बाद धवल जायसवाल है, संतोष चंद्रा, मेरे बहुत से सीनियर सेलेक्ट हो गए हैं एक्सेप्ट मी। तो उनका ये कहना था कि देखो कंपटीशन हर जगह होता है, चाहे 1 सीट हो चाहे 1000 हो, और सबके दिमाग में साइकोलॉजी चलती है, और यूपीएससी पूरी ब्रेन गेम होती है। और हम लोग एग्ज़ाम हॉल को ऑपरेशन थिएटर बोलते हैं, क्योंकि दरवाजे से पहले सब लोग होश में होते हैं, जब जाते हैं अंदर तो कोई हाथ पैर नहीं काम करता है, राइट। और यूपीएससी के लोग बुलाते हैं कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, बट आई थिंक हम उसको अनप्रिडिक्टेबल पब्लिक सर्विस कमीशन बुलाते हैं, क्योंकि यूपीएससी को प्रिडिक्ट करना ही सबसे बड़ी चीज़ होती है। दूसरी चीज़ है कि क्लियर करना देखिए, मैं मानता हूँ कि यूपीएससी एक अपना लिंक से देती है कि आप कैसे आप मुझे क्लियर कर सकते हो। मुझे मूवी का याद नहीं, शायद कोटा फैक्ट्री का कोड है, वो कहती है कि उसमें जीतू भैया शायद, मैं मूवी नहीं देखता बट हाँ थोड़ी देख लेता हूँ, देखनी चाहिए एंटरटेन के लिए। तो उसमें वो कहते हैं कि एग्ज़ाम क्लियर करने से पहले एग्ज़ाम को पढ़ना चाहिए। तो यूपीएससी को क्लियर करने से पहले यूपीएससी को पढ़ो, वो लिंक से देती है। क्यों देती है? आप जितने भी एग्ज़ाम देख लिए, एसएससी, रेलवे, आपको उनकी वेबसाइट पे उनके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर नहीं मिलेंगे, राइट। बट यूपीएससी क्या करती है कि आज एग्ज़ाम ख़त्म हुआ 4 बजे 5 बजे, और रात को नहीं तो अगले दिन जो है कि अपने वो क्वेश्चन पेपर अपलोड कर देती है अपनी वेबसाइट पे। आप 10 साल के कोई भी पेपर आंसर राइटिंग आंसर उस पर पा जाओ, मेंस का, प्रीलिम्स का, सब उसमें आपको मिल जाएगा। दूसरी ये चीज़ है कि वो लिंक्स देती है, तो वो जानती है कि आप कोचिंग इंस्टीट्यूट के 3000 क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। मैं फर्स्ट टाइम तो मुझे लगता है कि मैं 10,000 क्वेश्चन सॉल्व किया था, 3 कोचिंग सेंटर का, 30 पकड़ लो। बट एक भी क्वेश्चंस मैंने ओटी सीरीज से नहीं पुटअप कर पाया कि नहीं यूपीएससी ने पूछा होगा, कोई नहीं पूछा, सब वेस्ट गया। तो मेरे सीनियर सजेस्ट किए हैं कि आप यूपीएससी का क्वेश्चन जो 10 साल का है, उनके जो है किसी वो नहीं पब्लिकेशन से मत लेके आइए कि होता है कि दिशा पब्लिकेशन फला होती है, तो वो क्वेश्चन बना करके उनका सलूशन लिख करके आपको दे देती हैं, तो बुक्स वो नहीं। आप जाओ उसकी वेबसाइट पे, उसके 10-15 पेजेस के जो होते हैं उसके निकालो, हर साल का अपना सेट बनाओ। मेरे पास पड़ी होंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो वो क्या होता है कि आपको एक साइकोलॉजी होती है कि देखो इसी राइटिंग में और इसी फॉर्मेट में यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं कि एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का एक क्वेश्चन पूछा हुआ था, तो वो क्या है कि सारे क्वेश्चंस उसमें ऑप्शंस रॉन्ग थे, ठीक है। यूपीएससी कोड लिखती है कि आप एक अप्रोप्रिएट जो कि ऑप्शन सेलेक्ट करो, ठीक है। वो नहीं कहती कि करेक्ट करो, वो अप्रोप्रिएट, क्योंकि ऑप्शन जितने होते हैं वो स्टेटमेंट वो ऑलमोस्ट 10% 15% करेक्ट होते हैं, बट
जो होते हैं कि मेजॉरिटी में कौन सही, तो उसमें जो क्वेश्चन पूछा हुआ था सारे ऑप्शंस जो कि गलत थे, क्योंकि नंबर्स ऑफ मेंबर पूछा हुआ था। फिर उसके बाद और क्योंकि दो एक क्वेश्चन हर साल कंट्रोवर्शियल आ जा रहे हैं यूपीएससी की अब, तो मेरा मानना है कि उसको अब जब पढ़ेंगे ना तो आपके दिमाग में एक फॉर्मेट बनता है कि यूपीएससी को हम पढ़ रहे हैं, यूपीएससी की एग्ज़ाम्स के लिए पढ़ रहे हैं, और ये इस तरह के, क्योंकि उनकी राइटिंग भी आपको मायने रखती है। राइटिंग इन द सेंस कि किस पैसेज में लिख रहे हैं, क्या पैरा, अगर आपका फॉर्मेट है, क्योंकि सारी चीज़ें। दूसरी चीज़ ये है कि उसके कुछ कीवर्ड्स होते हैं जिसको हम मास्टर स्ट्रोक बोलते हैं। मास्टर स्ट्रोक बोलते हैं, उसका ये मतलब कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं कि वो उनका रेशियो, मतलब मेजॉरिटी ऑफ द रेशियो वो गलत होते हैं या फिर सही होते हैं। एग्जाम्पल ओनली ले लो, मैं कहूँ कि अगर कोई एलईडी या फिर कोई टेक्नोलॉजी डेवलप हुई, मैं कहूँ कि ये कम्प्लीटली इको फ्रेंडली है, ठीक है, तो कोई चीज़ इको फ्रेंडली है ही नहीं। सपोज करिए कि आप इलेक्ट्रिसिटी बस चला रहे हो, राइट, तो उस पर लिखा होता है जीरो इमिशन, ठीक है। मैं अभी लास्ट मंथ गया था मुंबई में, तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी बस दिल्ली में शायद भी चलती हैं, तो उसमें लिखा था जीरो इमिशन। तो मेरे दिमाग में आया कि ठीक है जीरो, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से प्रोड्यूस कर रहे हो, कोल से कर रहे हो, थर्मल से कर रहे हो, तो इसका तो कॉस्ट वो पे कर रहा है ना, वो भी कहीं ना कहीं, तो कोई चीज़ एब्सोल्यूट नहीं है। तो इसलिए यूपीएससी ये चाहती कि आप एक बैलेंस और लिबरल हो। अब आते हैं सी सेट का। सी सेट देखिए यूपीएससी नहीं मेंशन करती कि, ठीक है, ये कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले ज़बरदस्ती का सी सेट लिख रखे हैं। यूपीएससी लिखती है जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, इसके अलावा कुछ नहीं लिखती है। और क्योंकि अब इतनी कोचिंग इंस्टीट्यूट हो गए, लोग अपना इनोवेशन करके चलाते हैं, तो यूपीएससी कहती कि जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, तो उसके पीछे भी कुछ फिलॉसफी होगी। एग्जाम्पल के लिए मैं आपसे कहूँ, अगर एक पैसेज दे देता है सी सेट में, वो इन्फ्लेशन पे दे देता है, ठीक है, इन्फ्लेशन पे देता है, तो उसको आपको जब को इन्फ्लेशन नहीं पता है तो आप सी सेट का पेपर जीएस में कैसे आप सॉल्व कर पाओगे जीएस पेपर 2 में। वो कहने को पेपर है कि पेपर 2 है, लेकिन वो पेपर 1 पेपर 2 एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। एक और इको टोन का वर्ड सुनोगे, इको टोन होता है जियोग्राफी अथवा इकोलॉजी इन्वायरमेंट में, तो उनमें क्या होता है कि वो भी पूछ देता है कि इको टोन एक ऐसा एरिया है जहाँ पे हाई बायोडाइवर्सिटी होती है। तो अगर आप जीएस नहीं पढ़े हो ना, इकोलॉजी इन्वायरमेंट, तो जीएस पेपर 2 सॉल्व ही नहीं कर सकते। तो दोनों अलग नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज़ है कि जो मैथ रीजनिंग आती है, कुछ एप्टीट्यूड टाइप, तो आपको तो इतना पता होना चाहिए कि 10th स्टैंडर्ड का जो है कि हमें मैथ आनी चाहिए। अगर वो आपसे पूछता कि कौन से साल में हाईएस्ट जो कि ग्रोथ रेट है, किस साल में जो है किस समय से पहले ग्रोथ रेट को अचीव कर लिया गया, इतना बेसिक चीज़ें तो आपको पता होना चाहिए। अब आते हैं कि जो मीडियम वाला कॉन्ट्राडिक्शनरी होता है, मेरा हमारा मीडियम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। पहली बात, कोई न्यूज़पेपर आपको नहीं मिलेगा, करंट अफेयर से अपडेट कर लो आप। दूसरी चीज़ें, जो ट्रांसलेशन होता है यूपीएससी का, बहुत घातक होता है। एग्जाम्पल मैं बताऊँ, 2012 या 13 का मैं पेपर देखा, तो उसमें जो स्टील प्लांट होता है, इंग्लिश प्लांट होता है, और जब हिंदी उसको कहते हैं लॉ पौध करते हैं, तो बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी होता है। तो आप इतना कोशिश करिए कि आप एक हाई प्रोफाइल नहीं, बट एक एवरेज आप इंग्लिश कर लो, राइट। तो मेरा मानना है कि नहीं, कोचिंग अगर आपको लगती तो कर लीजिए। और दूसरी चीज़ है नोट्स के लिए, तो नोट्स मैगजीन में देखिए, आप भागिए मत। और अगर आप एनसीईआरटी पढ़े हैं, और मैं ये भी नहीं कहूँगा कि आप नोट्स बनाएं। देखिए, नोट्स अगर जिस दिन आप बना लिए, ठीक है, अपनी खुद की, तो आप समझ लीजिए कि सिलेक्शन के 90% क्लोज हैं, ठीक है, क्योंकि रिवीजन ही मस्ट होता है नियर जब एग्ज़ाम हमारे आते हैं। मेरा जो स्ट्रेटजी ये होती है कि मेरा नोट्स भी होता है, बहुत ब्रीफ में होता है, और नोट्स मेरा और मेरी रेफरेंस बुक दोनों साथ में। चैनल का मेरा पहला पर्पज़ तो वो है कि मेरा प्रैक्टिस बनता रहेगा। अच्छा। और चीज़ें रिवीजन होती हैं। हाँ। क्या होता है कि अगर नोट्स बना करके रख दीजिए तो रिवीजन करने में थोड़ा सा ऑर्डर लगता है, तो इसी पर्पज़ से पहला। दूसरी चीज़ है कि हमारा नॉलेज जो है बाकी दूसरों को भी कहीं ना कहीं बेनिफिट करे। स्पेशली जो मेरा चैनल है, देखिए 2 तरह से मैं उस पर वीडियो बनाता हूँ। एक तो ये है कि उसकी हेडलाइन जो होती हैं इंपॉर्टेंट, उनका डिस्कस कर लेता हूँ 5 से 10 मिनट में। उसके बाद हर वीडियो में एक अलग से वीडियो बना करके उसमें जो मेजर कंटेंट होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं अभी G20 का जो अभी बाली डिक्लेरेशन हुआ है, तो 2022 का, 2023 का इंडिया प्रेसिडेंटशिप करेगा, तो हमें पहली बात तो लोकेशन पता होनी चाहिए कि हर साल का कैसे कहाँ पे होता है। दूसरी ये चीज़ है कि करंट से रिलेटेड।
दूसरी चीज़ है कि जो करंट अफेयर्स प्लस कॉन्टेम्प्रेरी इशू होता है, फॉर एग्जांपल मैं बैंकिंग की अगर बात करूं, बैंकिंग करंट में भी होता है और स्टैटिक्स पार्ट भी होता है। बहुत कम लोग जानते हैं कि कहते हैं कि ये तो स्टैटिक्स से पार्ट था या करंट अफेयर्स के, नहीं। जो यूपीएससी की मैं स्पेशली बात करता हूँ मैं, क्योंकि अदर देन यूपीएससी कभी कोई एग्जाम में प्रिपेयर एंटर नहीं किया। मैंने सीडीएस का भी एसएसबी 2 बार दिया था। तो मेरा मानना है कि यूपीएससी अगर दे रहे हो तो उसको अच्छे से दीजिए और इधर उधर मत भागिए। तो इसका मेरा ये थिंकिंग है कि कोई जो वीडियो मेजर है एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे बेनिफिट होती है, जहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो साथियों मेरा यही रहेगा कि जो आपको यदि डेली न्यूज़ एनालिसिस हो और कंटेम्प्रेरी और करंट अफेयर से रिलेटेड कोई भी न्यूज़ हो, उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को आप क्लिक कीजिए और उस चैनल पे जाइए और देखिए किस प्रकार के वीडियो भैया बनाते हैं। और भैया यहाँ पर यदि बात करें, मैंने कोचिंग्स की बात की थी, तो कोचिंग्स भैया ऑनलाइन और ऑफलाइन, आप क्योंकि इंटरनेट पर कुछ सोर्सेज भी फॉलो करते होंगे, तो ऑनलाइन और ऑफलाइन ये भी एक डिपेंड करता है। देखिए, अगर ऑप्शन नहीं है क्योंकि जब चैलेंजेस आते हैं ना तभी इनोवेशन होता है। कोविड से पहले इतना क्रेज नहीं था ऑनलाइन का, लेकिन कोविड आया तो लोगों को उस मूड में डाल दिया। बट कहीं ना कहीं फिर वो ऑफलाइन में मूड में जा रहे हैं। मुझे लगता है कि अगर आपके पास टाइम नहीं तो आप टाइम 1 से 1.5 साल का निकाल करके जो बेसिक चीज़ें, स्टैटिक चीज़ें होती हैं, उसका एक बार आप ऑफलाइन कर लीजिए। उसके बाद आप ऑनलाइन से अगर जो भी मटेरियल कंटेंट ऐड करना चाहें, वैल्यू एडिशन आपके प्रिपरेशन में, वो बेस्ट है। क्योंकि ऑनलाइन में आपके बहुत से सोर्सेस मिल जाएंगे। आज से 4 साल मतलब 5 साल पहले, 7 साल अगर मैं बात करूँ 2015-14 से पहले, तो इतना सोशल मीडिया या फिर जो है कि ऑनलाइन का सिस्टम नहीं हुआ करता था। मुझे पता है 2013 में एक टीचर है, नाम नहीं बताऊंगा, वो पहली बार जो है कि ये ऑनलाइन एडुकेशन यूट्यूब एडुकेटर का शुरू किए थे। वो पहले मतलब बंदे हैं, वो ऐसे ही ब्रीफ में डिस्कस करते थे। वो बहुत इंटेलेक्चुअल भी हैं, पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटी का उनको बात बहुत नॉलेज है, उन्होंने किया था। उसके बाद सभी लोगों ने किया। तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप एक बेस्ट चैनल जो आपको लगता है, आपको समझ में आता है, उनका फॉलो करिए। और 1 से 1.5 साल के लिए आप अपना घर छोड़ करके निकलिए जरूर। क्योंकि बुद्ध भी निकले थे, घर छोड़े थे तभी ज्ञान की प्राप्ति हुई। बहुत सी चीज़ें, बस पढ़ाई नहीं और भी चीज़ें सीखने को मिलता है। यूपीएससी बहुत डायनामिक है, नॉलेज ही नहीं, आपका पेशेंस और आपका प्रेजेंट ऑफ माइंड, आपका जो है कि अवेयरनेस कितने हो, वो सारी चीज़ें कैलकुलेट करता है। यही चीज़ है। जी हाँ, यूपीएससी में पेशेंस, प्रेजेंट ऑफ माइंड और परसिवरेंस, ये तीनों चीज़ें बहुत मायने रखती है। भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपको अग्रिम शुभकामनाएं आपके सिलेक्शन के लिए। आप एक दिन ज़रूर आईएएस बने, ये हमारी आपके साथ कामनाएं। थैंक यू।